नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं निरंजन अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने। इस बार हम बात करने वाले हैं हमारा जो 8th क्लास का जो NCERT मैथ्स का पोर्शन चल रहा है चैप्टर 2 के बारे में। क्योंकि चैप्टर 1 जो है हम पहले ही कर चुके हैं और उसमें जो चीज़ें थी वो हमने काफ़ी डिटेल में और काफ़ी इजी वे में हमने समझी हैं। तो अब आज जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मैं आपको चैप्टर 2 जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आप लोगों ने पॉलिनोमियल वर्ड सुना होगा, ठीक है ना। पॉलिनोमियल या कहना चाहिए एक इक्वेशन अपन देख लें, जो कि इक्वेशंस अपन नॉर्मली पढ़ते हैं अपनी बुक्स में। क्योंकि 8th में है तो आप शायद पॉलिनोमियल्स को उतने अच्छे से ना समझें, क्योंकि ये 8th का टॉपिक है, 9th का टॉपिक है, तो पॉलिनोमियल को आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अपन जब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, तो बात यहाँ पर हम एक इक्वेशन की करते हैं कि इक्वेशन बना कैसे। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरत है हमें एक वेरिएबल और उसके ही साथ कॉन्स्टेंट्स की। जहाँ ये जो वेरिएबल है ये एक्चुअल में क्या है, ए से लेकर जो जेड तक के अल्फ़ाबेट्स हैं, है ना। मोस्टली हम एक्स प्रेफर करते हैं, 8th क्लास की अपन बात कर रहे हैं। बाकी बड़ी क्लासेस में आप ए से लेकर जेड तक कोई भी आप यहाँ से अल्फ़ाबेट उठा सकते हैं वेरिएबल के फॉर्म में। फिर कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो कोई भी नंबर हो सकता है। अब वो नंबर कोई भी हो सकता है, यानी कि होल नंबर, इंटीजर और जितने अदर नंबर सिस्टम्स होते हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, रेशनल नंबर भी हो सकता है वहाँ पर। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाने पर हमें एक इक्वेशन मिलता है, ठीक है। अब इसे हम लीनियर इक्वेशन कब कहते हैं? तो हम इसे लीनियर इक्वेशन तब कहते हैं जब इसकी जो वेरिएबल की जो पावर होती है, पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। पावर और हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं इसे। तो जो मैक्सिमम पावर होगी वो वेरिएबल की एक ही होगी, या मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो होगा एक्स का या वेरिएबल का वो 1 होगा, तो हम उसे कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसके बाद और भी हैं, क्वाड्रेटिक हैं, क्यूबिक हैं, वो आप बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें केवल लीनियर वेरिएबल्स के बारे में बात करना है। और हम इसके एग्जांपल देख लें तो इसका एग्जांपल बनता है x + 5 = 0, क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वल्स टू 0 तो होगा ही। फिर 3x + 3 = 0। ये कुछ टाइप्स हैं लीनियर इक्वेशंस के, जिसमें x जो है ये वेरिएबल है, 5 जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। और x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि पावर 1 है। तो क्योंकि x की पावर मैक्सिमम पावर 1 है, इस वजह से इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्लियर है। अब हम जो है इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, या इन लीनियर इक्वेशंस में जो वेरिएबल है यानी कि x है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आज इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। वैसे तो बहुत इजी है, बहुत तरीके की मेथड्स भी हैं इनको सॉल्व करने की। तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस जो होंगे, पहला जो क्वेश्चन होगा मैं आपको 2 मेथड्स से जो है सॉल्व करके बता दूंगा। एक जो बिल्कुल बहुत ही पॉपुलर मेथड है, ट्रांसपोर्टेशन की जो मेथड है वो आप समझ लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है अदर मेथड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वही हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। और एक और मेथड है जो कि हम कहना चाहिए कि यूज़ तो नहीं करते हैं, लेकिन सीखने के लिए आप वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो मैं भाई स्टार्ट कर रहा हूँ 2.1 से ही हम यहाँ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। और एक्सरसाइज 2.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है
x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। मैंने बोला है आपको कि मैं दो मेथड से आपको बताऊंगा, एक है ट्रांसपोर्टेशन मेथड जो कि बहुत इजी है और जो नॉर्मली हम यूज़ भी करते हैं। अभी तक मैंने आपको जो भी करवाया है वो ट्रांसपोर्टेशन से ही करवाया है। और एक और जो मेथड है वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। फाइंड हमें करना है भाई x का वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए। जो फर्स्ट मेथड जो आपको बताने वाला हूँ मैं, अदर देन ट्रांसपोर्टेशन, वो कुछ इस तरीके से है कि जो यहाँ पर हमें x के साथ कांस्टेंट दिख रहा है, वो चाहे एडिशन में हो, चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, उसके तरफ ध्यान देना है, केवल जो x के साथ चल रहा है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 2, मतलब x में से 2 सब्ट्रैक्टेड है। तो हमें करना ये है कि x के साथ जो भी चीज़ चल रही है, मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, किसी भी फॉर्म में चल रही हो, किसी भी ऑपरेशन से जुड़ी हुई हो, हमें उसे वहाँ से अलग कर देना है, उसको हटा देना है वहाँ से। केवल x चाहिए हमें, हमारा जो लेफ्ट हैंड पोर्शन है वो केवल x वाला होना चाहिए, या कहना चाहिए वेरिएबल वाला होना चाहिए, उसके अलावा कुछ ना बचे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, भाई आपको माइनस 2 को हटाना है ना, तो आप क्या करोगे, और मैंने लिखा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 है, मैंने किया ऐड टू बोथ साइड, मतलब जिस चीज़ को हमें हटाना है, रिमूव करना है, जस्ट उसके ऑपोजिट ऑपरेशन लगा दो आप। जैसे यहाँ पर प्लस होता तो मैं क्या लिखता कि सब्ट्रैक्ट टू बोथ साइड, 2 मल्टीप्लाई में होता तो मैं क्या लिखता डिवाइड 2 बाय बोथ साइड, 2 डिवाइड में होता तो मैं क्या लिखता मल्टीप्लाइड बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, तो जो चीज़ या जो कांस्टेंट हमें जिस साइन के साथ दिख रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, जस्ट उसके ऑपोजिट ही लेकर अपन को स्टार्ट करना है। तो हमने ऐड किया यहाँ पर बोथ साइड में 2, और जो भी आप यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो बोथ साइड ही करना है, दोनों ही साइड करना है, चाहे आप ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। अब देखिए आप माइनस 2 प्लस 2 सभी को पता है इट इज़ इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर 7 प्लस 2 हो गया 9। तो एट द एंड आंसर आता है x इज इक्वल्स टू 9। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशंस को, और इसके अलावा भी एक और इसको सॉल्व करने का मेथड है ट्रांसपोर्टेशन, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा भाई x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। अब ट्रांसपोर्टेशन में होता क्या है, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर भी सेम, हमें केवल x को बचाना है। तो x के साथ जो चल रहा है कोई नंबर, उसे आप ट्रांसपोज कर दो, और ट्रांसपोज करने के बाद होता ये है कि जो नंबर ट्रांसपोज होता है उसका ऑपरेशन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। मतलब यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन में है, इसका साइन माइनस है, ट्रांसपोज होने के बाद इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव साइन होता तो सब्ट्रैक्शन होने के बाद वो नेगेटिव हो जाता। अगर 2 डिवाइड में होता तो वो ट्रांसपोर्ट होने के बाद मल्टीप्लाई होता, अगर मल्टीप्लाई होता तो ट्रांसपोर्ट होने के बाद डिवाइड होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई हमने किया ट्रांसपोजिशन, और क्योंकि यहाँ पर माइनस में है ये, तो ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये हो जाएगा प्लस। तो हमें एट दी एंड क्या मिलता है, x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 9। तो ये ट्रांसपोर्टेशन मेथड है जो कि ओवरऑल सबसे ज़्यादा इजी मेथड है, और इसको सॉल्व करना समझना भी उतना ही आसान होता है। तो ये पहला क्वेश्चन जो था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने पहले भी शायद ट्रांसपोर्टेशन से या लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा छोटी क्लासेस में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें सारे क्वेश्चन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मेथड से ही करने हैं, इस बात का ध्यान रखें। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, जो केवल टफ क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फिर है क्वेश्चन नंबर 4, 3/7 प्लस x इज इक्वल्स टू 17/7। अब ये एक क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल हमारा x चल रहा है उस x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने 3/7 को ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद भाई किस साइन के साथ इसको हमें ट्रांसपोज करना होगा, तो ये कैसे पता करेंगे आप।
तो ये देखें कि 3/7 के पहले कौन सा साइन चल रहा है, पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है। फिर 3/7 और x के बीच में कौन सा साइन है, तो 3/7 और x के बीच में प्लस का साइन है। हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो 3/7 है वो x के साथ कैसे कनेक्टेड है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, अब भाई इसका साइन पॉजिटिव है, इसको आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्योंकि पॉजिटिव है तो ट्रांसपोज होने के बाद ऑब्वियसली ये जो 3/7 है ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एट द एंड सॉल्व करने के बाद देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो न्यूमरेटर्स को। ये होगा 17 - 3/7 x इज इक्वल्स टू 14/7, दैट इज x इज इक्वल्स टू 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, सो दैट x इज इक्वल्स टू 2। मतलब x की वैल्यू हमें कितना मिल रही है, यहाँ पर 2 मिल रही है। तो ये जो एक तरीका है ट्रांसपोर्टेशन, इससे हम बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं देखिए क्वेश्चंस को। फिर इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, सेवन्थ क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर दूं। मैंने पहले आपको कहा कि मैं सारे क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, अपन केवल कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे जो कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टफ लगे। 2x/3 इक्वल्स टू 18। चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम। अब यहाँ आप देखें x, और एक्चुअल में इसको अच्छे से लिख लेते हैं पहले तो। ये लिखा हुआ है हमारे पास एक नंबर। अब यहाँ आप देखें पिछले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन को आप कंपेयर करें, तो चलो पिछला क्वेश्चन यानी कि 4th वाला भी मैं लिख देता हूँ कंपेयर करने के लिए। देखिए वहाँ पर हमने क्या किया था, इसको ट्रांसपोज किया था तो ये माइनस हो गया था, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखें 2/3 और सीधे x लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। जैसे यहाँ पर प्लस था वैसे यहाँ पर कोई साइन नहीं है। तो भाई हम कैसे समझे कि 2/3 और x के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, क्या है। तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है। और नॉर्मली मैथ्स में अगर दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि भाई वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो भाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब मल्टीप्लाई में होता है कोई नंबर x के साथ यानी वेरिएबल के साथ, तो फिर आपको मालूम है कि वो उसका ट्रांसपोजिशन हम कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर दो नंबर हैं, एक है 2 और एक है 3, और इसको लिखा कैसे जाएगा, 2x/3 इज इक्वल्स टू 18। अब आप देख सकते हैं कि x के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है और 3 जो है वो डिवाइड में है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई डिवाइड का जो नंबर है वो ट्रांसपोज होने के बाद मल्टीप्लाई में जाता है, और मल्टीप्लाई वाला जो नंबर है वो ट्रांसपोज होने के बाद डिवाइड में जाता है, यानी इस तरीके से, है ना। तो ये ट्रांसपोजिशन का जो एक तरीका है वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि नंबर्स जो है जब ट्रांसपोज होते हैं तो वो साइन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है, ये आपको ध्यान देना होगा कि मल्टीप्लाई से डिवाइड में कैसे होता है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में कैसे होता है, इस बात को ध्यान रखें। चलो डिवाइड कर दें हम, 2 × 9 = 18, तो यहाँ पर बचता क्या है, 9 × 3, मतलब 9 × 3 = 27, यानी हमें x का वैल्यू देखने को मिलता है 27। और देखिए हमने कितना इजी तरीके से ट्रांसपोजिशन के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया अभी तक। ठीक है, चल तो ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे आप, बहुत इजी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं 11th वाला, अरे वो लाइट बुल्ल बिल्ल हो रही थी ना। अब हम 11th क्वेश्चन कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन है, (17 + 6p
इज इक्वल्स टू 9। इसे भी हम रफ कर दें, जिसको हमने समझने के लिए लिखा था। अब यहां आप देखें, हमारा जो वेरिएबल है वो अब x ना होकर क्या है, p है। यानी p को हमें सेव करना है और उसके साथ जो भी नंबर्स हैं, जिस भी ऑपरेशन के साथ हो, चाहे वो एडिशन में हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, या कोई और भी हो, तो है ना, तो बाकी सबको उनके साइन के अकॉर्डिंग हमें ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पहले ट्रांसपोज किसको करें? तो एक चीज़ आप ध्यान दें कि यहाँ पर जो p है वो अभी किसके साथ है, 6 के साथ है। मतलब कि 6 इंटू p लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि साइन नहीं है बीच में, पिछले अब भी क्वेश्चन में देखा हमने। ठीक है, और फिर इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 17, और फिर ये लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में। अब हम क्या करें, यहाँ 6 को तो हम पहले ट्रांसपोज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक और नंबर चल रहा है। तो हमने पहले क्या किया कि भाई ये जो 17 है, जो कि आगे इसके कौन सा साइन है, प्लस है, और ये 6p के साथ किस साइन के साथ जुड़ा हुआ है, प्लस साइन के साथ, मतलब एडिशन ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पहले आगे लगा हुआ है प्लस साइन, हमने इसको ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करने के बाद ऑब्वियसली प्लस से क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना, और ये 9 भी कौन सा साइन है, 9 के साथ प्लस का साइन है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि 9 पॉजिटिव है और 17 जो है वो नेगेटिव है, यानी एक पॉजिटिव नंबर है और दूसरा नेगेटिव नंबर है। और पहले ही हमने पढ़ा हुआ है कि अगर डिफरेंट साइन होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन जो बड़ा नंबर है उसका कंसीडर किया जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पर 17 से 9 आप सब्ट्रैक्ट कर लें, 8 बचेगा। ठीक है, 8 तो बचेगा ही, बट साइन जो बिगर नंबर है यानी कि 17 उसके साथ माइनस चल रहा है, तो वही माइनस हमें यहाँ पर लगाना होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ कितना बचता है लेफ्ट साइड में, 6p। अब अभी भी p खाली नहीं है, केवल p बचाना है हमें, लेकिन p अभी भी 6 जुड़ा हुआ है उसमें। तो अब हम 6 को ट्रांसपोज करेंगे। 6 का साइन क्या है भाई, 6 के साथ प्लस तो है, पॉजिटिव है 6, बट 6 और p के बीच में कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो क्योंकि वो 6p लिखा हुआ है यानी p के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब वो ट्रांसपोज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो ट्रांसपोज होने के बाद मल्टीप्लाई से किधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, है ना, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा था अपन ने। अब ये हो गया -8/6। कहने को तो ये आंसर आ चुका है, लेकिन हम इसे और अधिक जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। 2 3 6 एंड 2 4 8, मतलब कि सेम नंबर से 8 और 6 दोनों ही डिविजिबल हैं, जो कि 2 है। तो हमें आंसर क्या मिलता है, -4/3, यानी कि हमारा जो p है वो आया है -4/3, जो कि हमारा आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 12th वाला, जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो सेम है, ऑपरेशंस कुछ खास उसमें नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो हो सकती है वो हम देख लेते हैं उसको। तो क्वेश्चन लिखा है भाई, x/3 + 1 is equals to 7/15। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे +1 है। सॉरी, पहले तो मैं क्वेश्चन का जो है एक बार अच्छे से लिख लूँ इसको, फिर अब देखिएगा +1 को किया जाए ट्रांसपोज। ठीक है, पॉजिटिव साइन है, ट्रांसपोज होकर नेगेटिव हो जाएगा, यानी -1, और अपॉन में 1 लिख देते हैं। और क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक और नंबर है वो एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए दूसरा नंबर भी, यदि हमें रेशनल नंबर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो दूसरा नंबर भी ऑब्वियसली एक रेशनल नंबर ही होना चाहिए। यहाँ पर 1 लिखा था, और आपको मालूम है कि किसी भी नंबर के डिवाइड में आप इजीली 1 लिख सकते हो, या कहना चाहिए होता ही है, क्योंकि आप 1 को जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर
में कोई चेंज नहीं होता, वही नंबर जो है वही आ जाता है सेम। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पर 1 है। तो भाई जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो हम डायरेक्टली तो कैलकुलेशन कर नहीं सकते, उसके लिए हमें एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम लेने के लिए एक यहाँ पर तरीका अपन देख लेते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एलसीएम भी ना निकालना पड़े और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 15 का इधर 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1 का 7 से, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, 7 1 जा 7 और यहाँ पर 15 1 जा 15, ये हुआ। अब क्योंकि हमने 1 और 15 को क्रॉसली मल्टीप्लाई किया है, ये जो अलग अलग डिफरेंट न्यूमरेटर्स दिख रहे हैं उनके साथ, तो इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर्स हैं, ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कर लिया 15 1 जा 15, और या तो आप चाहें इनका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, तो फिलहाल अपन इसको ऐसे ही करते हैं। जब कोई बहुत अलग से नंबर होंगे जिनको एलसीएम के थ्रू ही सॉल्व करना होगा, उनको अपन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, फिर वही बात, +7 है, -15 है और अपॉन में 15 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पर डिफरेंट साइन है, ऑब्वियस सी बात है, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 में से 7 आप जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना बचता है भाई, 8 बचता है, नो डाउट। लेकिन क्योंकि 15 बड़ा नंबर है और इसके आगे माइनस लगा है, तो इस वजह से क्या बचेगा, ये -8 बचेगा। अपॉन में 3 है, आप ट्रांसपोज करते हैं, डिनोमिनेटर में है यानी डिवाइड में है, और ट्रांसपोज होने के बाद किधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, और 3 के ही डिवीज़न में लिखा हुआ है 15। क्या 3 और 15 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो क्या 3 के 12 में 15 आता है? आता है। कितने टाइम्स में आता है? 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, 5 टाइम्स में आता है। तो क्योंकि डिवाइड हो रहा है, इस वजह से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें एट द एंड आंसर क्या मिलता है, 8 1 जा 8 और अपॉन में है 5 और माइनस साइन है तो भाई वो तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये आ गया x का वैल्यू -8/5, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने जो है 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व कर ली है, जो कि बहुत ही ईजी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन मेथड, और पहला जो क्वेश्चन अपन ने देखा था वो मेथड जो है नॉर्मली यूज़ अपन करते नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन मेथड का ही यूज़ करते हैं, चाहे इसके एप्लीकेशंस को सॉल्व करने में करें और चाहे लीनियर इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए करें। तो हमें ट्रांसपोर्टेशन मेथड ही समझनी है, यही ध्यान देनी है, ठीक है। अब जो है हम 2.2 एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस उसके भी सॉल्व करके देख लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि इसके जो एप्लीकेशंस हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल के जो एप्लीकेशन है, मतलब कि जैसे कि क्वेश्चन बनना चाहिए जो कि हमारे डेली लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, मैथमेटिक्स को जहाँ यूज़ किया जाता है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे अब 2.2 जो एक्सरसाइज है उसमें, और उनको भी हम कर लेते हैं, देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज कर सकते हैं तो वो कर लेते हैं, फिर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे हम। इस 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जो लीनियर इक्वेशन जो होते हैं जिनको अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे, उनसे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है, मतलब जो हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं या हम नॉर्मली फील करते हैं अपने डेली लाइफ में, जैसे क्वेश्चंस बनना चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चंस बहुत इजी है कि मान लीजिए हमसे बोला गया कि भाई 2 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 में से एक आपका दोस्त है, तो आपको ये बोला गया कि आपके दोस्त को आपसे 5 जो पेन्स हैं वो ज़्यादा दिए गए हैं, ठीक है। आपके दोस्त को आपको जितने भी पेन दिए गए उनसे 5 पेन्स ज़्यादा दिए गए हैं, और टोटल कितने पेन थे, 20 पेन्स थे। तो आप सॉल्व करके बताओ कि आपको और आपके दोस्त को कितने पेन्स दिए गए हैं। तो कुछ इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए, ये हमें लीनियर इक्वेशंस से जो है सीखने को मिलते हैं, और इन्हीं को अपन को सॉल्व भी करना है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें जिनमें बिल्कुल घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि यार इतना ये है तो वो कितना होगा, कुछ इस तरीके से,
ठीक है, तो अपन देखें जो पहला क्वेश्चन है, तो इस पहले क्वेश्चन में अपन से क्या बोला है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। अब ये बात वही कर रहे हैं कि आपके पास एक नंबर है, कौन सा नंबर है कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम कि कौन सा नंबर है, बट इन्होंने एक चीज़ बोल दी कि हम जो है एक नंबर से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए ठीक है, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर हमने वही जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट बचा होगा उसमें हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो लास्ट में आंसर आता है वो आता है 1/8। यहाँ पर अब कन्फ्यूज़न कि अब कैसे सॉल्व करें सर, हमें तो ना नंबर मालूम है और ना ही कोई इन्होंने हिंट दी हुई है। तो देखिए हिंट तो इन्होंने बराबर दी हुई है, बस हमें समझना होगा, हमें ये मानना होगा कि वो जो अननोन नंबर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा ही नहीं है, बस ये बोल रहे हैं कि एक नंबर है, इसमें से इतना घटाया, इतना मल्टीप्लाई किया, तो हम पहले तो वो नंबर मान लें, अज्यूम कर लें। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अज्यूम किया। मैथ्स में आपको मालूम है अजम्पशन पे बेस्ड होती है मैथ्स, मान लिया कि इतना है, तो ऐसे यहाँ पर अज्यूम दैट या लेट अस अज्यूम क्या अज्यूम किया, द नंबर इज x। हमने मान लिया, हमने अज्यूम कर लिया कि भाई वो नंबर x है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब अब क्वेश्चन हमसे बोलता है कि पहले हमने x में से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, हमने x में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर लिया करेक्ट। फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आया होगा हमें नहीं मालूम, हमने उसमें 1/2 से कर दिया मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई किया, 1/2 का। और इतना सब करने के बाद जो एट द एंड रिजल्ट बनता है वो आता है 1/8। ये कुल मिलाकर हमसे क्वेश्चन में उन्होंने बोला है। ये ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोला है उन्होंने वैसी ही कंडीशन अपन यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व कर लें इसको। देखिएगा यहाँ पर ये 1/2 जो है मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 2 आपको दिख रहा है डिवीज़न में है, ये 1/2 2 डिवीज़न में है 1 से, तो ये मल्टीप्लाई में जाता है, और 1 ऊपर यानी मल्टीप्लाई में है तो 1 डिवाइड में आता है। टोटली चेंज हो गया नंबर। अब यहाँ पे देखिए कितना बचता है, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, यानी कि 1/4 इंटू 1/1 ये बचा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें, 1 1 ज़ा 1 एंड 4 1 ज़ा 4। जो मल्टीप्लाई का जो ऑपरेशन होता है उसमें हमें न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करना है, वहाँ पर एलसीएम वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब यहाँ आप देखें जो 1/2 है वो x के साथ सब्ट्रैक्टेड है, मतलब कि माइनस किया हुआ है उसको, तो हम इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्योंकि बीच में माइनस लगा है, ट्रांसपोज होने के बाद वो जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, यानी माइनस से प्लस हो जाएगा। तो एट द एंड हमें क्या मिलता है, 1/4 प्लस 1/2। माइनस था, ट्रांसपोज होकर प्लस हो गया। अब वही जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, है ना, अब हमें ऐड करना है, यानी हमें डिनोमिनेटर्स देखने पड़ेंगे जो कि डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो उन्हें सेम बनाने के लिए हम ऑब्वियस सी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई जो कि पिछले क्वेश्चन में किया था, तो यहाँ पर होगा 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4 और यहाँ 4 2 ज़ा 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन आपस में ही। अब देखिए कितना हुआ, 2 + 4 6 और अपॉन में 8। ये तो आ गई x की वैल्यू, बट क्या इसे और मिनिमाइज कर सकते हैं हम, और फैक्टराइज कर सकते हैं क्या हम? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, मतलब हमें जो x की एक्चुअल वैल्यू मिली है वो है 3/4।
यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमसे वो अननोन नंबर की बार बार बात कर रहे थे कि ये नंबर है, इसमें से इतना घटा, इतना जोड़ा, इतना मल्टीप्लाई किया, वो नंबर एक्चुअल में क्या है 3/4 है। ठीक, चल तो इस तरीके से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया, जो कि एक बहुत ईजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लें हम। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस टू इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। अब देखिए यहाँ पर ना तो लेंथ के बारे में पता है और ना ही ब्रेथ के बारे में पता है, बस इन्होंने एक अजम्पशन वाला काम कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई मान लो आप कि जो पेरीमीटर तो गिवन है 154 मीटर्स, ठीक है, लेकिन जो लेंथ और ब्रेथ दी हैं वो क्या दी हैं कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से जो ट्वाइस है उसका कितना है 2 मोर देन ट्वाइस टू इट्स ब्रेथ, मतलब कि दोगुना कर दो और 2 और ऐड कर दो, तब जो है वो आपको लेंथ मिलेगी ब्रेथ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहलेとहमें देखिए दिया क्या है इस क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, SWI मतलब स्विमिंग पूल है ये, 154 मीटर्स इतना है। अब भाई पेरीमीटर रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का इतना तो दिया हुआ है, बट एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें मालूम है टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस से, और इसी की वैल्यू हमको दी है इन्होंने 154। देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है हमें। अब हम लेंथ और ब्रेथ की बात कर लेते हैं। तो लेंथ और ब्रेथ कितनी दी हुई है, तो लेट अस अज्यूम ब्रेथ इज x मीटर, ब्रेथ कितनी है x मीटर है, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी हो जाएगी। तो लेंथ के लिए इन्होंने रिलेशन दिया है कि भाई जो लेंथ है वो ब्रेथ से, ब्रेथ जो x है उसका ट्वाइस 2 मोर देन ट्वाइस है, मतलब पहले तो आप इसका ट्वाइस करो फिर 2 मोर यानी कि प्लस 2 कर दो, तो ये आ गई क्या लेंथ यानी 2x प्लस 2। तो अब हमें ब्रेथ और लेंथ दोनों पता है, x के टर्म्स में ब्रेथ है x और लेंथ है 2x प्लस 2। अब हमें पता है भाई कि पेरीमीटर की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 154, तो हमने यहाँ पर पुट कर दी, सो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू इन्होंने दिया हुआ है 154। ठीक है ना। अब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों हैं, दोनों की वैल्यू पुट कर दें आप, तो ये क्या मिला 2 लेंथ है 2x प्लस 2 और ब्रेथ है x और ये इक्वल्स टू है 154 के। क्लियर। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 1x यहाँ पर 1x है, ठीक है, तो 2x प्लस 1x 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 154। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिएगा 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए कितना होगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है तो दोनों नंबर से होता है, 2 3 ज़ा 6x फिर प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 154।
4। क्लियर। अब आपको मालूम है कि अब हम +4 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 150। फिर ये जो 6 मल्टीप्लाई में चल रहा है इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में, और एट द एंड हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड आप करेंगे तो 6 2 = 12, 3 बचा एंड 6 5 = 30, यानी x आ गया 25 मीटर। मीटर क्यों लिखा? क्योंकि हमने ब्रेथ को अज्यूम किया हुआ है x मतलब 25 मीटर। अब ब्रेथ तो आ गई भाई, ब्रेथ इज इक्वल टू 25 मीटर, लेकिन लेंथ कितनी होगी? तो लेंथ है 2 × 25 + 2, और ये मैंने कैसे लिखा? तो मैंने यहाँ से लिखा है, क्योंकि वो रिलेशन हमें उन्होंने पहले ही दे रखा था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का डबल +2 है, तो लेंथ का डबल फिर +2 कर दें आप। देखिएगा क्या होता है, 25 2 = 50 एंड 50 + 2 यानी कि 52 मीटर। तो यहाँ हमें लेंथ कितनी मिली? 52 मीटर्स। ठीक है, और कैसे मिली? हमें लेंथ और ब्रेथ का जो रिलेशन दिया हुआ था उसके थ्रू हमने जब x की वैल्यू पुट की 25, तो हमें जो लेंथ की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 52 मीटर्स, और ब्रेथ कितना है? 25 मीटर्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये अपन ने क्वेश्चन जो है कितना ईजी वे में इसको सॉल्व कर लिया, और ऐसे ही आपको भी करना है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बाकी क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करें। बाकी मतलब जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनमें से कोशिश करेंगे कि हम मेन जो क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं उनको कर सकें। अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, The base of an isosceles triangle is 4/3. The perimeter of triangle is 4/2/3. सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? अब आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि समझने से पहले हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल तो पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये ट्राइंगल तो पता है, बट आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है? तो देखिए साइड की जो लेंथ वाइज अपन बात करते हैं ट्राइंगल्स के टाइप्स की, तो वो 3 टाइप्स के होते हैं लेंथ वाइज साइड्स जो है इसकी। ठीक है, सबसे पहले इक्विलेटरल, फिर आइसोसेलेस और फिर आइसोसेलन। अब भैया ये क्या है यार? आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। तो देखिए इक्विलेटरल का मतलब है यहाँ पर आप देख लें इक्वी मतलब कि इक्वल, मतलब कि तीनों साइड इसकी बराबर होंगी, कोई डिफरेंस नहीं। एक 2 है तो बाकी की भी 2 2 2 होंगी, है ना? तो यहाँ पर तीनों साइड इक्वल है। फिर आइसोसेलेस मतलब 3 साइड्स हैं, 3 में से कोई भी 2 साइड्स जो है वो इक्वल हो सकती हैं, 2 साइड्स इक्वल, और जो थर्ड वन होगी उसका जो लेंथ होगा वो डिफरेंट हो सकता है। कोई भी 2 साइड इक्वल होंगी, लेकिन थर्ड वाली जो होगी वो डिफरेंट होगी। अब वो कौन सी होगी वो तो क्वेश्चन में अपन को जैसा बोला है उससे नहीं पता चल रहा है कि कौन सी डिफरेंट है ना, क्योंकि डायग्राम भी नहीं बनाया है उन्होंने। फिर आइसोस्केलन की हम बात करते हैं तो इसमें तीनों साइड जो है वो डिफरेंट होंगी, कोई इक्वल नहीं होती, तीनों डिफरेंट होती हैं इसमें। जैसे एक ट्राइंगल अपन ने बना लिया, बड़ा आड़ा टेढ़ा सा ट्राइंगल बना लिया हमने, जी लीजिए थोड़ा सा और इसको आड़ा तिरछा बना लेते हैं। ये तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर यदि लेंथ वाइज हम मेज़र करते हैं तो ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है, ऐसे ही अज्यूम करके। तो आप देखें यहाँ पे 4 5 6 तीनों की लेंथ डिफरेंट है, मतलब ये आइसोस्केलन है। ठीक है, और आइसोसेलेस में क्या होगा, जैसे ये ट्राइंगल है, ये 6 है, ये 6 है, हो सकता है ये 5 हो या 4 हो, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो ये आइसोसेलेस है, और इसी टाइप का एक ट्राइंगल हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी। ठीक, तो समझ गए आप आइसोसेलेस आइसोसेलन।
फिर अब हम क्वेश्चन में आते हैं अपने, बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करें, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। अब देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3। अब क्वेश्चन में उन्होंने एक हिंट दे दिया हमें कि उस ट्राइंगल का जो बेस है वो 4/3 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी को लिख लेते हैं हम। लेंथ ऑफ बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, हमने बेस की लेंथ लिख ली और एक ट्राइंगल हम जरूर बना लें यहाँ पर जिससे अपन को कंफ्यूजन ना हो। ये बेस है, इसकी लेंथ कितनी है 4/3 सेंटीमीटर्स। क्लियर। अब देखें आगे क्या बोलता है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, अब पेरीमीटर दिया हुआ इन्होंने, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है 4/2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। तो इन्होंने क्या फाइंड करने को बोला है हमें, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। मतलब हमें ये बताना है कि अब जो बाकी की दो इक्वल साइड्स बची हैं उनकी लेंथ क्या होगी। तो हमने ये देखा कि इसकी जो बाकी की दो साइड्स होंगी वो भाई इक्वल होंगी। कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये इन्होंने क्वेश्चन में भी बोल दिया है कि जो बाकी की जो दो इक्वल साइड्स बची हैं उनकी लेंथ आप बताओ। तो हमने माना कि एक साइड की लेंथ भैया x मीटर है या x सेंटीमीटर है। तो क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो अगर एक x है तो दूसरी भी x मीटर x सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्लियर। तो हम आगे लिखते हैं, लेट अस अज्यूम लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। ईच मतलब कि प्रत्येक, जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर का एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितनी भी साइड्स हैं उनको आप ऐड कर दो, यानी कि सम ऑफ 3 साइड्स। ऐसा चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, आप केवल इतना फॉर्मूला लगा दी कि सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। बाकी तो ऐसे फॉर्मूले ट्राइंगल वाइज चेंज होते रहते हैं। इक्विलेटरल के लिए 3x होता है, यानी कि 3 इंटू साइड होता है। ऐसे ही आइसोसेलेस जो है उसके लिए 2 इंटू इक्वल साइड्स प्लस थर्ड साइड हो सकता है। बट अपन ऐसा नहीं करते, अपन सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ 3 साइड्स, यानी कि लेंथ जो होगी उनका सम करना है हमें। तो ठीक है भाई, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें दिया हुआ है 4/2/15 और सम ऑफ 3 साइड्स भी हमें पता चल गई हैं। अब तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। अब x प्लस 4/3, ये तीनों साइड हैं, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, और इन तीनों को सम करने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है भाई पेरीमीटर। लेकिन इसको पहले हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लें, अभी ये मिक्स फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पर भी सॉल्व करते जाएं, x प्लस x 2x, यहाँ पर इसको सॉल्व करें, 15 4 60 प्लस 2 62/15, इतना हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा भाई क्वेश्चन। इसको ट्रांसपोज कीजिए आप, 2x इज इक्वल्स टू 62/15 माइनस 4/3, बीच में प्लस था, ट्रांसपोज होने के बाद माइनस हो गया। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 3 है, मतलब कि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। क्या किया जाए भाई, एक चीज़ हम देख सकते हैं कि इनका एलसीएम फाइंड कर लें। चले एलसीएम फाइंड करते हैं। अब एलसीएम इसमें हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछले तरीका मैंने बताया था आपको सॉल्व करने का, उसमें नंबर्स थोड़े छोटे थे और उनको हम सॉल्व कर भी सकते थे, बट यहाँ नंबर्स बहुत बड़े हैं और इनको सॉल्व हम जो करेंगे उस मेथड से तो कैलकुलेशन थोड़ी हैवी हो जाएगी और टाइम लगेगा। इस वजह से हमने पहले एलसीएम फाइंड किया इसका। तो 3 से डिवाइड होगा ये, 3 1 जा 3 5 जा एंड देन 5 से किया तो 1 1, एलसीएम कितना आ गया
3 इंटू 5 दैट इज 15। क्लियर है? एलसीएम आ गया भाई 15, मतलब कि दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो 15 होना चाहिए। यहाँ तो ऑलरेडी 15 है, तो इसमें तो हम कुछ ना करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं 62/15। लेकिन यार इसमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है, तो डिनोमिनेटर 15 बनाने के लिए आपको किसी न किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अपन कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 3 में, कि वो 15 में हो जाए कन्वर्ट। तो 3 5 15 होता है, तो हमने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया? 5 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो कितना हुआ ये? 4 5 20 और 3 5 15। तो ये हो गया 62 माइनस 20 यानी 42 और अपॉन 15। ठीक है, अब यहाँ से 2 को हमें फिर से ट्रांसपोज करना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ट्रांसपोज होने के बाद ये डिवाइड में जाएगा। तो अब देखिए कितना हुआ? x इज इक्वल्स टू 42/15 इंटू 2 डिवाइड में तो जा रहा है, लेकिन जो डिवाइड में ऑलरेडी लिखा हुआ है 15, उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बाकी कैलकुलेशन यहाँ लिख देता हूँ। x इज इक्वल्स टू हमारा अगला जो लास्ट स्टेप आया है वो है 42/15 इंटू 2, ये हमारा लास्ट स्टेप था। अब देखिए आप 2 से डिवाइड करके देखें होता है क्या? 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यस डिवाइड तो हो गया भाई। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 21/15, ये है x मतलब उन इक्वल साइड्स की लेंथ, हर एक इक्वल साइड की लेंथ है 21/15। अब जरा इसको डिवाइड कर दें, हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें। क्यों? क्योंकि हमें जो आंसर था, जो पेरीमीटर था, वो भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था। तो चेंज करके देख लेते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिखेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा। फिर भी हम चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 21 को 15 से आप डिवाइड करते हैं तो 15 1 ज़ा 15 और रिमाइंडर बचता है 6। रिमाइंडर है 6, कोशेंट है 1, डिवाइज़र है 15। तो इसको लिखा कैसे जाएगा भाई? कोशेंट यहाँ पर आता है, रिमाइंडर इधर पर आता है और डिवाइज़र इधर पर आता है। तो इन टोटल हमारा जो इक्वल साइड्स की लेंथ है, हर एक इक्वल साइड की लेंथ जो है वो है 16/15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये जो ट्राइंगल था, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसकी हमने इक्वल साइड्स को फाइंड किया, है ना। तो इस तरीके से ही आपको भी सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करते रहिएगा इन क्वेश्चंस की, जिससे आपकी जो परफेक्शन है लीनियर इक्वेशंस में जल्दी आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाते हैं आपसे, बड़ी क्लासेस हों चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली मैथमेटिक्स से, उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो भी बहुत ईजी हैं, उन्हें भी इतने आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।